नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज के इस मनी प्लांट के एपिसोड में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो पिछले 2-3 दिनों में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। अमूमन वीकेंड को टाइम मिलता है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है लोगों को अगर इसमें इन्वेस्ट करने का, तो इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो अमूमन मैं ऐसा ही करता हूँ कि वीकेंड पे वैसे स्टॉक्स को एनालाइज करता हूँ जिनमें अपॉर्चुनिटी बन रही होती है, और इन्फोसिस में अभी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। कैसे बन रही है, तो शॉर्ट में मैं आपको बता दूं तो ये टेक्निकल के बेसिस पे बन रही है और इसका फंडामेंटल से उतना लेना देना नहीं है, बट हम लोग एज़ यूजुअल वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है कि नहीं, और उसके बाद फिर हम उसमें देखते हैं कि उसका टेक्निकल क्या बोलता है। तो टेक्निकल सही अगर पोजीशन में बता रहा है उस स्टॉक के बारे में कि अभी हम उसको बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, तो हम लोग उसको एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे कंक्लूज़न निकालते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल हम लोग इस डिस्क्लेमर स्क्रीन को पॉज करेंगे और आप इस डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो आपने डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लिया है, अब हम लोग बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता है, इन्फोसिस एक बहुत बड़ी आईटी जायंट है और इंडिया में अमूमन हर कोई इसे जानता है, बट फिर भी मैं आपके लिए कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में कुछ इस स्क्रीन पे लाया हूँ, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ सकते हैं और आपके सुविधा के लिए मैं इसको पढ़ के भी बताऊँगा। तो इन्फोसिस एक इंडियन मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है जो कि 3 सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड करता है। एक है बिजनेस कंसल्टिंग, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड तीसरा जो है आउटसोर्सिंग सर्विसेज। तो इन्फोसिस ने अपने बिजनेस को 2 ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है कोर ऑपरेशंस, जो उनके कोर बिजनेस है, जो कि आईटी आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, और दूसरा अभी उन्होंने डिजिटल में एक्चुअली इंटर किया हुआ है। और अभी का जो रेवेन्यू का अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो 50% ऑफ रेवेन्यू जो है डिजिटल से आ रहा है, और जो कंपनी को ड्राइव कर रहा है, जो कंपनी के ग्रोथ को, वो डिजिटल बिजनेस ही है। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में बहुत ऐसे व्यूवर्स होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा कि ये एक्चुअली आईटी कंपनी है तो सब कुछ तो डिजिटल ही है, इसमें डिजिटल अलग से क्या है। तो जब कंपनी इन्फोसिस बात कर रही होती है डिजिटल की, तो उसमें उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से बेस्ड जो, या फिर आप जितने भी न्यू एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज है, ब्लॉकचेन वगैरह, उसमें जो इनके क्लाइंट्स हैं, उसमें जो इनको बिजनेस मिलती है, उसको ये लोग डिजिटल में कैटेगराइज करते हैं। और बाकी जो ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़ है, उसको इन्होंने ट्रेडिशनल में रखा हुआ है। जैसे इनके एक फिनेकल है जो फाइनेंशियल सर्विसेज में यूज़ होता है, उसमें इनकी सर्विसेज है, तो वो सबको इन्होंने अपना ट्रेडिशनल में रखा हुआ है, जिसको कोर बिजनेस बोलते हैं ये लोग। तो अभी जो हम लोग का स्ट्रक्चर होगा, हम लोग जानेंगे कंपनी के कॉन्टेक्स्ट को। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी के बारे में जानते हैं, फिर कंपनी क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देती है उसके बारे में जानेंगे, फिर उस कंपनी का कंपटीटर कौन है, फिर उसके कस्टमर कौन है, और उसके बाद कंपनी के ग्रोथ रेट क्या है, मार्केट कैसा होने वाला है, उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है, ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है, उस सेक्टर में ऑपरेटिंग मार्जिन कितना होता है टिपिकली, और कौन कौन से जियोग्राफी में लोकेटेड है। तो उससे आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। तो बहुत लोग तो बिलीफ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कंपनी अगर बहुत जानी सुनी कंपनी है, नामी कंपनी है, तो लोग सोचते हैं कि कंपनी अच्छी होगी, इतनी डिटेल्स में नहीं जाते हैं। और बहुत लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ऐसे हैं जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, या उनका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं होता है, तो बहुत सारे टर्म्स समझ नहीं पाते हैं, इतना टाइम कोई देना नहीं चाहता। तो इसलिए मैं क्या किया हूँ कि हर चीज़ को एक शॉर्ट में बनाने की कोशिश किया हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए हर चीज़। तो नॉर्मली एक फ्रेमवर्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 3CP फ्रेमवर्क, जिसमें कंपनी, कंपटीटर्स, कस्टमर एंड प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बताते हैं, और उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताएंगे कि वो मार्केट कैसा है। तो उसी फ्रेमवर्क में मैंने इसको डालने की कोशिश किया है। तो जैसा कि आपको पता है कि कंपनी का मार्केट कैप जो है, अगर यूएस डॉलर में मेज़र करेंगे तो इट इज़ $71.9 बिलियन, और इन्फोसिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन आईटी कंपनी आफ्टर टीसीएस इन इंडिया, और इट इज़, आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, ओके।
और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ऑलरेडी आई टॉक्ड अबाउट आईटी कंसल्टिंग, बिजनेस कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग। एंड कंपटीटर्स मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग टीसीएस, कॉग्निजेंट, विप्रो, एक्सेंचर। कस्टमर्स में कौन है, तो इनके ऑलमोस्ट सभी बड़े, सो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट है, और ये लोग क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को कैटेगराइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ डील वैल्यू। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल कि कितना डील वैल्यू के कितने क्लाइंट हैं, बट नॉर्मली यू कैन एज्यूम कि हर सेक्टर से इनके पास क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि दीज आर लार्ज आईटी सर्विसेज कंपनी। मेजर जो रेवेन्यू आता है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज 33%, एंड स्पेशली जो फिनेंशियल सर्विसेज जो ये प्रोवाइड करती है कंपनी, इसके बहुत लार्ज क्लाइंट्स हैं इस सेक्टर में। देन कम्स रिटेल, जिसमें 14.8% इसका शेयर है। देन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसमें। देन हमने यहाँ पे दो एक्चुअली डिफरेंट बास्केट को मिक्स किया हुआ है। एक्चुअली कंपनी इस तरह से कैटेगराइज नहीं करती है, बट हमने इस तरह से कर दिया है। तो इन दोनों को अगर मिला के देखेंगे, जिसमें एनर्जी, यूटिलिटीज़ है एंड मैन्युफैक्चरिंग है, तो इट विल कम अराउंड 21.9, और जिसमें 9% मैन्युफैक्चरिंग है एंड रिमेनिंग 12% के आसपास एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ है। एंड देर आर अदर सेक्टर्स जो कि जैसे फार्मास्यूटिकल्स एंड लाइफ साइंसेज एंड ऑल डिफरेंट सेक्टर, तो उसमें सब अगर आप क्लब कर दोगे तो इट विल कम अराउंड 18.3%। और कंपनी का जो ग्रोथ रेट है, तो कंपनी के जो मैनेजमेंट बोलती है, दे हैव गिवन अ गाइडलाइन, और 12 to 14% ग्रोथ रेट है। और इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे में, जब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी का वैल्यूएशन। बहुत सारे ऐसे हमारे इक्विटी रिसर्च कंपनीज होती हैं जो कंपनी के गाइडलाइन को एक्चुअली भी, मतलब सोचिए आप कितना फेवरेबल रिपोर्ट वो लोग छापते होंगे। ये जो आपको 12 to 14% गाइडलाइन है, ये कंपनी की तरफ से आता है, एंड दैट इज़ अंडर मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस जो होता है कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसमें, या कंपनी कॉल जो करती है, कॉन कॉल इक्विटी रिसर्चर लोग के साथ, उसमें बोलती है, गाइडलाइन देती है कि हम आगे कैसा फोर्सी कर रहे हैं फ्यूचर। तो उसमें उन्होंने बोला है कि करीब करीब हम लोग 12 to 14% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनुअली। बट कुछ इक्विटी रिसर्चर ने कहा कि नहीं, कंपनी एक्चुअली अंडर एस्टिमेट कर रही है अपना पोटेंशियल, और हम लोग मानते हैं कि कंपनी विल ग्रो बाय 16-17%। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि उस तरह के इक्विटी रिसर्चर को कितना हम लोग को सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि अब आप सोचेंगे कि अगर कंपनी गाइडलाइन दे रही है तो थोड़ा बढ़ा के क्यों नहीं देती है। देखिए, कंपनी गाइडलाइन नॉर्मली थोड़ा सा तो बढ़ा के देती है, जैसे 12 to 14% अगर उन्होंने दिया हुआ है, तो आपको ज़रूर ये मान के चलना चाहिए कि जो ग्रोथ रेट होगा इट विल बी समवेयर अराउंड 10 to 11%। बट आप ये बोलोगे कि अगर कंपनी को एक गाइडलाइन ही देना है, तो व्हाई दे कांट एक्चुअली इंक्रीज इट इवन फर्दर। तो जैसे मान लो कि अगर आप कंपनी का CEO एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंपनी 10% से ग्रो करेगी, तो मतलब इक्विटी रिसर्चर को बोल देगा कि नहीं, कंपनी 18% से ग्रो करेगी। उससे होगा क्या कि जब ये चीज़ें बाहर आएंगी तब तो स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगा, बट जैसे ही आपका फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे तो इट विल टैंक। तो स्टॉक प्राइस जो है बहुत तेज़ी से टैंक करेगा और बहुत नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए जब कंपनी एक गाइडलाइन देती है तो दे गिव अप्रॉक्सीमेटली राइट फिगर, दे डू नॉट वांट टू बी सीन एज ए मैनिपुलेटर। अदरवाइज़ क्या होगा, उनकी बातों की वैल्यू नेक्स्ट टाइम में नहीं रहेगी मार्केट में। ठीक है, तो वो कुछ भी बोलेंगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाएगी। इसीलिए कंपनी बहुत सोच समझ के एक गाइडलाइन देती है। एंड इफ़ कंपनी इज़ गिविंग 12 to 14%, यू शुड नॉट टेक इट फर्दर एंड से कि कंपनी 16% से ग्रो करने वाली है। तो इस तरह के अगर इक्विटी रिसर्चर रिपोर्ट बना रहे हैं और उसके बेसिस पे बोल रहे हैं कि आप शेयर को बाई करिए, तो आप कभी भी इस तरह के शेयर को बाई मत करिए। आप उसको एक कंजर्वेटिव फिगर लेकर के ही डिसाइड करिए कंपनी का वैल्यूएशन। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग होती है कंपनी की। इसमें ए नेक दिया है स्टैंडर्ड एंड पुअर ने। ए नेक का मतलब है कंपनी इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। कंपनी को थोड़े आसान दर पे लोन मिल जाएगी। ऑपरेटिंग मार्जिन, मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्रेडिट रेटिंग का। आई थिंक इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी मतलब टू अंडरस्टैंड इन दैट डिटेल। अगर आपको चाहिए तो आप गूगल करके पढ़ सकते हो। ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेक्टेशन जो है कंपनी ने दिया था 22 से 24%, और FY 20 जो करंट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसमें उन्होंने Q4 में जो रिपोर्ट निकाली उसमें उन्होंने 24% से थोड़ा सा ज़्यादा 24% उन्होंने अचीव किया है। तो दैट इज़ समथिंग दैट दे हैव अचीव and they are expecting next 3 years this will be the range. Actually if you see the trend of last 4-5 quarters, in fact 2-3 years, so
more than 2-3 years in fact, they have stabilized their operating margin, and TCS भी करीब करीब इसी के आसपास ऑपरेट करता है. So this is the operating margin that most of the good companies are operating at. तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अब मार्जिन इम्प्रूव करने का अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, व्हाट आई फील. आखिरी पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा था कि कंपनी का जो मेन ड्राइवर है वो है डिजिटल बिजनेस. तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डिजिटल बिजनेस क्या है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अगेन ड्राइवर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स, बिकॉज अभी जो है AI ML इन्हीं सब का एक्चुअली बोलबाला होने वाला है. जैसे IT कंपनी 2000 से लेकर के 2010 तक ग्रो की, इनफैक्ट लेट 90 से 2010 तक, और उसके बाद डिजिटल ने ले लिया. तो अभी डिजिटल आई थिंक नेक्स्ट 10-15 ईयर्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा इन सब कंपनी को ग्रो करने का. इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी अगर आप देखेंगे तो दिस कंपनी हैज़ ए कॉन्सेंट्रेटेड रेवेन्यू स्ट्रीम फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, मोर देन 61.6%, विच इज़ not good for a company if you are actually dependent in one geography. So if something happens in that geography, your business model can be actually threatened. ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि 61% एंड 24.4% नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को अगर आप मिला दो तो मोर देन 85% बिजनेस इनके वहीं से आते हैं. तो इट इज़ कंसनट्रेटेड. अगर आप TCS को देखोगे तो TCS के बिजनेस इज ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका. तो थोड़ा सा उसके डाइवर्सिफाइड है. तो इफ़ यू आर एनालाइजिंग वन कंपनी यू शुड ऑल्सो कंपेयर कंपटीटर्स. ठीक है, तो आपको अब फेयर कॉन्टेक्स्ट मिल गया होगा इस कंपनी के बारे में. नाउ लेट अस मूव टू द फाइनेंशियल्स. तो आप देखो हम यहाँ पे पहला जो स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है ये क्वार्टरली रिजल्ट्स का है. करीब करीब जो सेल्स है वो स्टेबल है. अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा बहुत का इम्प्रूवमेंट है क्वार्टर वाइज. अगर आप देखोगे तो 24,000 करोड़, 25,000 करोड़, 26,000, तो 1,000 करोड़ का इम्प्रूवमेंट है. बट द गुड थिंग इज़ कि इवन इन द लॉकडाउन दे हैव इम्प्रूव. तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि डिजिटल बिजनेस को लॉकडाउन से ज़्यादा खतरा नहीं है. इनफैक्ट दे आर डूइंग बेटर देन व्हाट दे यूज टू डू, बिकॉज जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो कम हुआ है, ऑफिस स्पेसेस यूज नहीं हो रहे हैं, एंड पीपल आर वर्किंग इवन हार्डर फ्रॉम वर्क इन केस ऑफ वर्क फ्रॉम होम. एंड सेकेंड चीज़ है कि चूँकि डिस्ट्रप्शन हो गया है, पीपल आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ ईच अदर फिजिकली. सो डिजिटल इज़ द मीडिया एक्चुअली. लेटेस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर समथिंग वेयर पीपल companies are investing, and these companies are actually in that field, so that's why they have better opportunity to make money. अगर आप EBIT देखेंगे जो कंपनी का ऑपरेशंस के बारे में बताता है, एंड EBIT इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. देयर आर मैनी व्यूअर्स हु माइट नॉट बी नोइंग व्हाट इज EBIT. तो EBIT is something that is actually related to your business. So what we are not considering here is interest and tax, and interest and tax are decision made by the company. मतलब interest depends on the leverage that you have taken, and tax is actually dependent on the kind of geography you are operating. और जो गवर्नमेंट है उसके डिसीजन के ऊपर टैक्स डिपेंड करता है. तो अगर आप EBIT देखेंगे तो EBIT हैज़ एक्चुअली इम्प्रूव्ड. अगर आप देखेंगे क्वार्टर वाइज रिजल्ट तो बेस्ट EBIT दे हैव गॉट वाज 7,200 इन दिसंबर क्वार्टर, और करीब करीब 7,000 के आसपास उन्होंने मार्च क्वार्टर में भी अचीव किया है. तो दिस इज़ समथिंग दैट दे हैव डन वेल. यहाँ पे इंटरेस्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि देयर डेट हैज़ नॉट चेंज, और टैक्स वगैरह भी करीब करीब सेम है. इट फ्लक्चुएट्स फॉर IT कंपनी बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ क्लाइंट यू आर डीलिंग विथ. ठीक है, एंड नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली फ्रॉम मार्च 2020 टू March 2021 they have improved from 4,000 crore to 5,000 crore. So this is a significant jump, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के बारे में. अब नेक्स्ट आते हैं एनुअल. तो अगर आप एनुअल देखेंगे फ्रॉम मार्च 2017 टू 2021, सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ दैट यू कैन सी हियर. 68,000 करोड़ से 100,000 करोड़ तक वो लोग गए हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स. एंड अगर आप EBIT देखेंगे तो दैट इज़ फ्रॉम 19,000 करोड़ टू 26,000 करोड़. एंड इंटरेस्ट यहाँ से शुरू हुआ है. दैट मीन्स अर्लियर दे डिड नॉट हैव एनी डेट. यहाँ से उन्होंने कोई डेट लिया हुआ है इसलिए ये इंटरेस्ट शुरू हुआ है. एंड टैक्सेस इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज इफ़ योर सेल्स आर इंक्रीजिंग टैक्स विल ऑल्सो इंक्रीज. बट अगर नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो इट हैज़ एक्चुअली इम्प्रूव फ्रॉम 14,000 करोड़ टू 19,000 करोड़. सो दीज आर समथिंग दैट एक्चुअली शोज़ कि कंपनी के पास अभी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने का, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड ए लॉट in digital business, or digital business is the
growth driver for this company. So fundamentally this company is a good company. अगर आप रेशियो देखेंगे, वैल्यूएशन रेशियो, तो पी जो है एक्चुअली इम्प्रूव किया है 2017 से 2021 में, और अभी आप अगर पी देखेंगे, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट किए होते तो इट वुड हैव बीन एक्चुअली मच बेटर, बट यहाँ अभी आप देखेंगे कि ये काफ़ी कॉस्टली हो चुकी है कंपनी। तो अभी अगर आप पी कंपेयर करेंगे तो कंपनी का पी काफ़ी बढ़ गया है, और अगर आप अभी इसको खरीदेंगे तो इट विल नॉट बी ए वैल्यू स्टॉक, इट विल बी अ ग्रोथ स्टॉक। मतलब आपको खरीद करके और इस बिजनेस के साथ ग्रो करना है, देन इट्स गुड। मतलब लॉन्ग टर्म, आई एम टॉकिंग अबाउट 5-10 ईयर्स टाइम हॉरिजन, अगर आप उसके लिए खरीद रहे हैं तो अच्छी है। और दूसरा एक और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, इफ़ यू आर बाइंग इट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म देन ऑल्सो इट्स गुड। वाई आई विल टेल यू लेटर, क्योंकि उसमें टेक्निकल में एक अभी अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि यू कैन बाई इट फॉर 1 मंथ एंड देन यू कैन सेल इट, तो उसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। बट इफ़ यू आर बाइंग इट फॉर मीडियम टर्म लाइक 6 महीने 8 महीने के लिए या साल भर के लिए, देन इट्स नॉट ए गुड स्टॉक। ठीक है, तो अगर आपने बाई कर लिया और समहाउ योर टेक्निकल इज इंडिकेटिंग अभी कि ठीक है आप बाई कर लो, बट समहाउ इट इज़ नॉट गोइंग योर वे, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन hold it for a longer period of time and then you can actually extract return. So that is the strategy that I can suggest. लॉन्ग टर्म के लिए रैशनल ये है कि ये कंपनी ग्रो करेगी, बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी, मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट विल कम विल गो टू दिस काइंड ऑफ कंपनी। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो अभी 6 बड़े डील इसने ये कंपनी जो है ये यूएस में 6 बड़े डील को एक्चुअली एक्वायर की है। तो ऑल दोज बिगर डील्स दैट विल कम, इट विल गो इट विल आइदर गो टू TCS और मे बी इन्फोसिस और सम अदर बिगर कंपनी। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है इस कंपनी के पास। तो क्या होगा कि अगर आप 5-6 साल के लिए अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो योर मनी। और एकदम शॉर्ट टर्म के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेट कर रहा है कि दिस एक्चुअली स्टॉक हैज़ नाउ स्टार्टेड अ ब्रेकआउट, और वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे जस्ट एट दिस मोमेंट यू विल गेट सम बेनिफिट। तो कितना बेनिफिट दैट आई विल टॉक अबाउट। ठीक है, अभी वैल्यूएशन में पी आपने देख लिया, और अगला इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियो है EV बाई EBITDA, सो दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग इन, आई थिंक इट हैज़ ऑलमोस्ट एक्चुअली डबल्ड। तो स्टॉक प्राइस तो 4 टाइम हो गया है, बट EV हैज़ ऑल्सो एक्चुअली डबल्ड। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द डिफरेंस दैट यू आर सीइंग हियर हैज़ कम फ्रॉम द इक्विटी साइड। ठीक है ना, और प्राइस बाई सेल्स अगर आप देखोगे तो इट हैज़ रिमेन्ड कांस्टेंट, बट इट हैज़ एक्चुअली थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। तो इनफैक्ट अगर ये कांस्टेंट होता तो भी माना जा सकता था कि ठीक है कंपनी बहुत अच्छा कर रही है इसलिए वैल्यूएशन ऐसा हो रहा है। अगर 3 साल का CAGR सेल्स आप देखोगे तो इट हैज़ इम्प्रूव्ड। मार्च 17 में 16.88 था एंड इट हैज़ बिकम 19.36। ठीक है, तो इट हैज़ इम्प्रूव्ड। और नेट प्रॉफिट अगर देखोगे तो अर्लियर इट यूज टू बी 16.18%, तो प्रॉफिट ग्रोथ पहले अच्छी थी, फिर धीरे धीरे कम होकर 6.87% हुई थी। नाउ इट इज़ इम्प्रूविंग। वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिस ट्रेंड विल बी देयर फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, क्योंकि ये जो 9.84 है इट इज़ बिकॉज दे आर इम्प्रूविंग देयर EBIT मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन दे आर इम्प्रूविंग, सो दैट्स वाई यू कैन सी कि ये भी इम्प्रूव हो रहा है। और करीब करीब 12% के आसपास ये जाएगा बाई फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक, नाउ कमिंग टू कंपेरेबल्स, तो जो डिफरेंट कंपनी है वो कैसे हैं। आप ये एक्सपेक्टेड नंबर मत देखिए, क्योंकि मैंने जो नंबर ये लिए हुए हैं ये किसी एक इक्विटी रिसर्च की वेबसाइट से उठाए हैं, एंड दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। ठीक है, क्योंकि ये उसी तरह के इक्विटी रिसर्च वेबसाइट हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट जो है उसके गाइडलाइन से ऊपर जाकर के कंपनी को एस्टिमेट कर रहे हैं। ये 38 है, बट TCS का 86 है, L&T इन्फोटेक का 86 है। तो इन्फोसिस इज़ रीजनेबल इन टर्म्स ऑफ अर्निंग पर शेयर। और अगर P रेशियो देखेंगे तो इन्फोसिस इज़ 36, TCS इज़ 36, सो ऑलमोस्ट इक्वली प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ P, इन्फोसिस एंड TCS। और बाकी कंपनियां कम हैं, माइंडट्री एंड L&T इन्फोटेक इज स्लाइटली ओवर वैल्यूड है ना, ये दोनों कंपनी, बट ये इन्फोसिस एंड TCS आर एक्चुअली रीजनेबली प्राइस्ड। आई बिलीव ऑल द IT फर्म्स आर ओवर वैल्यूड टू सम एक्सटेंट। ठीक है,
बट दैट इज़ द रियलिटी यू नीड टू फेस। अच्छा ठीक है, इसमें जो ये नंबर हैं ये FY20 के हैं, FY21 के डिफरेंट नंबर हो सकते हैं, सो यू विल हैव टू जस्ट गो थ्रू ऑल दोज नंबर्स। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस इज नॉट डूइंग वेरी गुड हियर व्हाइल TCS इज डूइंग वेरी गुड। ठीक है, देन कम्स रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी में इन्फोसिस इज डूइंग 25, TCS इज अगेन हियर डूइंग वेरी गुड। ठीक है ना, तो ऑल दो TCS इज डूइंग बेटर बट स्टिल P रेशियो इज सेम। ठीक है, आई स्टिल बिलीव कि इन्फोसिस इज ओवर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके कंक्लूड करोगे तो इट इज़ ओवर वैल्यूड। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी रिसेंटली 14 अप्रैल को आई थिंक इसका रिजल्ट रिलीज हुआ है, या समवेयर अराउंड 10 to 14 अप्रैल, एंड उसी टाइम इसके स्टॉक टैंक कर गया अचानक से। क्यों? ये देखिए, दिस इज द टाइम दिस स्टॉक हैज़ गॉन डाउन। ठीक है ना, एंड दिस वाज ऑन April 12। उसके पहले देखिए आपको एक यहाँ पे मोमेंटम बन रहा था अप्रैल की स्टार्टिंग में, ये देखिए एक बड़ा सा कैंडल, इट हैज़ गॉन अप, यहाँ से मोमेंटम बनना शुरू हुआ एंड इट स्टार्टेड गोइंग डाउन। सो दिस हैपेंड बिकॉज देयर वर मैनी एनालिस्ट इन इक्विटी रिसर्च ग्रुप हु सेड कि कंपनी इज गोइंग टू डू बेटर देन व्हाट मैनेजमेंट डायरेक्शन वाज। ठीक है, कंपनी दे वर एक्सपेक्टिंग कि कंपनी विल डू मच बेटर। तो जैसे कंपनी ने बोला कि हम 10 से 12% ग्रो करेंगे, तो एनालिस्ट ने बोला कि नहीं, ये तो 14 to 16% ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाया जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने स्टॉक खरीदा इस एंटिसिपेशन में कि क्वार्टरली रिजल्ट विल बी मच बेटर। ठीक है, एंड यहाँ पे कहीं पे अनाउंस हुआ रिजल्ट, एंड सिंस द क्वार्टरली रिजल्ट डिड नॉट मीट the expectation, although they did very well in terms of if you compare their result from the previous quarter या previous year, they did very well, but this did not meet the expectation of the investors। तो यहाँ से स्टॉक टैंक होना शुरू हुआ एंड इट स्टार्टेड रैशनलाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के नाउ इट वेंट इनटू कंसोलिडेशन फेज। ठीक है, कंसोलिडेशन फेज होते होते यहाँ पे आ गया है। नाउ दिस स्टॉक हैज़ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। क्यों? क्योंकि अभी टेक्निकल इंडिकेटर आप देखिए यहाँ पे, दिस इज़ 20th और 21st आई थिंक, यहाँ पे आपको ये टेक्निकल इंडिकेटर बोल रहा है कि यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। ठीक है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट इज़ देयर। कितना ग्रो करेगा? सो इट इज़ 13 दिस इज़ 1354। ऑब्वियसली दिस विल नॉट रीच टू दिस लेवल। ठीक है, इवन इफ देयर विल बी यूफोरिया, दिस विल नॉट रीच टू दिस लेवल। what I am assuming in near term, this will not reach to this level, so your target should be somewhere here। मतलब 50 रुपीज़ का आपको जंप मिल सकता है, 50 to करीब 75 रुपीज़, तो समवेयर हियर इट कैन ग्रो अप टू हियर, ऐसा एक कैंडल बनेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप मंडे को इस स्टॉक को खरीदिए और प्रोबेबली यू विल गेट दैट 50 to 75 रुपीज़, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इफ़ यू कैलकुलेट तो दिस विल बी समवेयर अराउंड 5 to 6%। तो व्हाट आई एम सेइंग कि you can get between 5 to 8% within in my opinion it should be within 15 days, but so there can be two strategy now. Either you have to invest for a long term, and when I am saying long term, that means a time horizon for 2-3 years or maybe 5 years, or what you can do is इन्वेस्ट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, मतलब 2-3 वीक के लिए। मंडे को अगर आप खरीद रहे हैं 2-3 वीक के लिए खरीदिए, और उस 2-3 वीक में आपको 5 से 8% का रिटर्न मिलेगा इस स्टॉक में, मिल सकता है मतलब, और उसके बाद आप उससे एग्जिट कर जाइए। ठीक है, तो मैंने एक लेवल आपको दे दिया है, ये जो लेवल है दिस इज़ समवेयर अराउंड 1500, और ये जो लेवल अभी कंपनी है वो 1300 पे है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इट विल गो अराउंड 1430, 1440। ठीक है, एंड देन इट विल कम बैक। अगर आप दूसरा इंडिकेटर देखेंगे जो मनी फ्लो इंडेक्स है, दैट इज ऑल्सो सेइंग, देखिए इस दिन दिस वाज 28, 21st को इस पॉइंट से इतना जंप हुआ है। ठीक है, 38 to 47 गया है, तो दैट इज ऑल्सो सेइंग कि मनी इज इंक्रीजिंग इन दिस स्टॉक, सो इट कैन एक्चुअली गो अप। ठीक है, बट इट विल नॉट गो अप बाई 20-30%। ऑब्वियसली जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो अचानक से 20-30% ग्रो नहीं करते,
क्योंकि इसमें रिस्क कम होता है तो रिवार्ड भी कम होता है। बट आपको यहाँ पे मैं एक अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ जहाँ पे आपको 5 से 8% का रिटर्न मिल सकता है विद इन 2 to 3 वीक, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड रिटर्न इन माय ओपिनियन, क्योंकि 5 से 8% तो आपको साल भर में मिलता है अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो आपको अगर 2 से 3 वीक में मिल रहा है, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी यू कैन एक्चुअली टेक एन एग्जिट। और इसमें रिस्क कम है क्योंकि इन्फोसिस नाउ इज़ नॉट गोइंग टू गो डाउन फ्रॉम हियर, ठीक है। और ये जो है प्रिंक्स केएसटी दैट इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग कि यहाँ से अब एक रिबाउंड देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो 2017-18 के बाद से ये स्टॉक कितना तेज़ी से आगे बढ़ा है, और स्पेशली आफ्टर दिस लॉकडाउन व्हेन ऑल स्टॉक एक्चुअली क्रैश्ड आफ्टर फर्स्ट लॉकडाउन इन दिस पेंडेमिक, उसके बाद जब ये स्टॉक ने रिबाउंड किया तो ऑलमोस्ट सारे ही ये आईटी कंपनीज के स्टॉक ने यही एक्चुअली परफॉर्मेंस दिखाया है। सो दे हैव ग्रोन लाइक एनीथिंग। सो अगर लास्ट 1 ईयर का डेटा आप देखेंगे तो यहाँ से एक्चुअली इट हैज़ कंटिन्यूसली इम्प्रूव्ड। यहाँ पे एक स्पाइक लिया और इट स्टार्टेड एक्चुअली कमिंग डाउन। ये जो स्पाइक था दैट वाज बिकॉज देयर वाज ए पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट, बट इन्वेस्टर सेंटिमेंट थोड़ा सा ज़्यादा इंथुजियास्टिक था तो उतना कंपनी ने मीट नहीं किया, ऑल्दो कंपनी डिड वेरी वेल। तो उसके वजह से वो एक अचानक से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। और स्टॉक मार्केट में क्या होता है, देयर इज़ ए मोमेंटम, देयर इज़ ऑलवेज ए मोमेंटम। तो अगर डाउन जाना शुरू हुआ तो डाउन जाते ही रहता है, अप जाना शुरू हुआ तो अप जाते ही रहता है। बट अभी यहाँ पे आकर के इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग। वंस कंसोलिडेशन कंप्लीटेड, अब ये देखिए अप ट्रेंड में जाएगा। तो नाउ व्हाट इज़ पॉसिबल इज़, कंजर्वेटिव लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैंने, एग्रेसिव लाइन ड्रॉ नहीं किया है मैंने, एक कंजर्वेटिव फिगर लिया हुआ है कि अगर इसी ग्रोथ रेट को मेंटेन कर रही है कंपनी तो करीब करीब इसको 1441 तक पहुंचना चाहिए बाय नेक्स्ट 15th जून, ठीक है। 1441 इज़ ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ जंप एंड दैट विल गिव यू अराउंड क्लोज टू 8 to 9% ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो अगर आप 5 से 8% का एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं तो विद इन 1 month यू कैन गेट दैट, ठीक है। सो विद दिस थॉट आई विल क्लोज इट हियर। If you are feeling that my analysis is correct, you can take a bet, but never blame me if you are not getting the money. Neither I am going to come to you to take your money, ठीक है। So thank you for watching. Bye bye, take care.